हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। अमेरिका टेक्सास के स्कूल में गोलीबारी, 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत। तो दोस्तों अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। CNN के मुताबिक स्कूल में फायरिंग करने वाले 18 साल के शख्स को पुलिसकर्मियों ने मार गिराया है। वहीं फायरिंग करने वाले शख्स का नाम स्लावडोर रामोस बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बंदूकधारी शख्स हैंडगन और राइफल के साथ रॉब एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल हुआ और उसने बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग में जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी उम्र 7 से 10 साल के बीच थी। सभी दूसरी से तीसरी और चौथी क्लास के छात्र थे। तो दोस्तों टेक्सास के गवर्नर ने बताया कि रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के एक शख्स ने मासूम बच्चों पर फायरिंग की है। यह घटना दोपहर के वक्त हुई है। जैसे ही गोलीबारी की खबर स्थानीय प्रशासन को हुई, तुरंत मौके पर फोर्स को भेज दिया गया है। तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना पर दुख जताया और कहा, एक राष्ट्र के रूप में हमें पूछना होगा कि भगवान के नाम पर हम कब बंदूक की लॉबी के खिलाफ खड़े होंगे और हमें क्या करने की जरूरत है। माता पिता अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंची। 7 जिलों में 5,80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। तो दोस्तों असम में बाढ़ की स्थिति में मंगलवार को थोड़ा सुधार देखने को मिला है। हालांकि बाढ़ में 2 और लोगों की मौत हो गई है और 17 जिलों में 5.8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 2 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। तो दोस्तों असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार एक व्यक्ति की नगांव जिले में कामपुर में और दूसरे की कछार जिले के उदप बोर्ड में मौत हुई है। आगे रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि राज्य के 17 जिलों में 5,80,100 से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। तो दोस्तों 17 जिलों में कछार, दरांग, दीमा, हसोआ, गोलपारा, गोलाघाट, हेलाकांडी, होजई, जोरहाट, कामरूप, नलबाड़ी शामिल है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जापान से लौटते ही पीएम मोदी लगाएंगे नामों पर मुहर, इन नेताओं की लग सकती है लॉटरी। तो दोस्तों भाजपा में राज्यसभा उम्मीदवार तय करने के लिए राज्यों ने केंद्रीय नेतृत्व से स्थानीय नेताओं को वरीयता देने का आग्रह किया है। विभिन्न राज्यों से केंद्र को भेजे गए नामों के पेलन में अधिकांश मौजूदा सांसद और नए नामों में स्थानीय नेता है। तो दोस्तों केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से लौटने के बाद नामों पर अपनी मुहर लगाएगा। सूत्र के अनुसार लगभग आधा दर्जन नए चेहरे को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो दोस्तों राज्यसभा की कई सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। 31 मई तक नामांकन भरे जाने हैं। तो दोस्तों इनमें भाजपा की 25 सीटें रिक्त हो रही है। विधानसभाओं में भाजपा व सहयोगी दल की स्थिति को देखते हुए भाजपा फिर से 22 सीटें जीत सकती है। इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी में कुछ के राज्यों में बदले जा सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के वरिष्ठ नेताओं के साथ संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श भी शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में नए केसों में 19% की बढ़ोतरी, 24 घंटे में संक्रमण के 2084 मामले सामने आए। तो दोस्तों देश में अभी भी रोजाना 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 2084 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1957 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 17 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों फिलहाल देश में 13,617 मरीजों का इलाज चल रहा है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को नए केस में 19% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों सोमवार को कुल 1675 मामले सामने आए थे, जो रविवार के मुकाबले 17% कम थे। रविवार को 2022 नए केस सामने आए थे। तो दोस्तों महामारी की शुरुआत में अभी तक देश में 4.31 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4.25 करोड़ ठीक हुए हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, मुठभेड़ में पुलिस का जवान भी शहीद। तो दोस्तों बारामूला के करेरी इलाके की निजी भात क्रॉसिंग पर सेना और आतंकियों के बीच बुधवार सुबह हुई मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। IGP कमिश्नर विजय कुमार ने बताया कि इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया
गया है। उधर चाड़ोरा तहसील ऑफिस के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बर्फबारी से केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्रा रुकी, यूपी में बारिश से 32 लोगों की मौत। तो दोस्तों केदारनाथ में मंगलवार को सुबह से जारी बर्फबारी और पैदल मार्ग पर बारिश के कारण यात्रियों को सुबह 10 बजे बाद सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया है। दोस्तों पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घड़ियाल ने बताया कि सोनप्रयाग से सीतापुर, रामपुर, फाटा आदि स्थानों पर करीब 8 से 10 हजार यात्री ठहरे हैं, जो बुधवार सुबह केदारनाथ रवाना किए जाएंगे। हालांकि 10 बजे से पहले सोनप्रयाग से 10,230 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना किए गए हैं। उधर यमुनोत्री मार्ग पर बारिश और चोटियों पर बर्फबारी के कारण यात्रियों को जानकी चट्टी में रोक दिया गया है। तो दोस्तों केदारनाथ घाटी में मौसम खराब होने के कारण यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। मंगलवार को केदारनाथ में 5 इंच तक बर्फबारी हुई। उधर बद्रीनाथ में भी दिन भर बारिश और चोटियों पर बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में 3 इंच तक बर्फ गिरी है, लेकिन यात्रा जारी है। उधर बड़कोट उप जिलाधिकारी शालिनी नेक ने बताया कि बर्फबारी और भारी बारिश के कारण यमुनोत्री यात्रियों को जानकी चिट्ठी में रोका गया है। उन्हें मौसम खुलने के बाद ही आगे भेजा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। क्वाड की बैठक में जो बाइडेन ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ, चीन की नीतियों को बताया फेल। तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कोरोना महामारी से निपटने में चीन की विफलता के साथ ही भारत की सफलता की तुलना की है। तो दोस्तों एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा है कि जो बाइडेन ने कोविड-19 सफलतापूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से संभालने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की है। तो दोस्तों बाइडेन ने बैठक में कहा कि यह मिथक है कि चीन और रूस जैसे निरंकुश लोग तेजी से बदलती दुनिया को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना ही निर्णय ले सकता है और लागू कर सकता है। पीएम मोदी की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया है कि लोकतंत्र इसे दूर कर सकता है और इसका भांडाफोड़ कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राम गोपाल वर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, फिल्म मेकिंग के नाम पर पैसे लेकर वापस ना करने का है आरोप। तो दोस्तों फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल वर्मा ने एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक से 56 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन हाउस के मालिक को पैसा नहीं लौटाया है। शिकायत के बाद वर्मा के खिलाफ तेलंगाना के मियापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। तो दोस्तों शिकायतकर्ता के मुताबिक राम गोपाल वर्मा ने 2020 में तेलुगु फिल्म दिशा की मेकिंग के लिए पैसे उधार लिए थे, लेकिन वर्मा ने यह पैसे मुझे नहीं लौटाए हैं। तो दोस्तों शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मैंने डायरेक्टर पर विश्वास कर 28 लाख फिर से ट्रांसफर किए। उस समय वर्मा ने वादा किया था कि वह फिल्म दिशा की रिलीज के दिन या उससे पहले 56 लाख रुपए पूरे वापस कर देंगे, लेकिन दोस्तों उसने आरोप लगाया कि वर्मा ने मुझे झूठे प्रलोभन देकर मुझसे पैसे लिए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बॉर्डर के ठेकों पर शराब पर छूट होगी बंद, दिल्ली में सस्ती शराब से यूपी में बड़ी तस्करी, इसे रोकने पर हुई 2 राज्यों की बैठक। तो दोस्तों दिल्ली में शराब सस्ती होने के बाद यूपी खासकर गाजियाबाद, नोएडा में तस्करी बढ़ गई है। 2 राज्यों के आबकारी अफसरों के बीच सोमवार को बैठक में तय हुआ है कि शराब तस्करी को रोकने के लिए यूपी बॉर्डर स्थित दिल्ली राज्य के ठेकों पर शराब छूट बंद होगी। छूट बंद होने तक किसी भी ठेके से कस्टमर को अधिक मात्रा में शराब नहीं दी जाएगी। यदि कोई कस्टमर अधिक मात्रा में शराब सहित यूपी में पकड़ा जाता है तो संबंधित ठेका संचालक के विरुद्ध भी FIR होगी। दोस्तों तस्करी को रोकने के लिए गाजियाबाद के जिला आबकारी कार्यालय में दोनों राज्यों के अफसरों की बैठक हुई है। इसमें मेरठ जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त गाजियाबाद और नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी और दिल्ली के बॉर्डर वाले ठेकों के संचालक व शराब बिक्री कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। संयुक्त आबकारी आयुक्त ने दिल्ली के संचालकों को निर्देश दिया है कि वह खरीदारों को अधिक मात्रा में शराब ना दे, साथ ही शराब के मूल्य पर जो भारी छूट दी जा रही है उसे शीघ्र ही बंद किया जाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अब चंपारण से पीके खोजेंगे गांधी का रास्ता, जन सुराज को सफलता मिली तो बनाएंगे अपना नया दल। तो दोस्तों पीके के नाम से मशहूर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजनीति में अपनी नई राह चुन ली है। अब वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ने की बजाय बिहार में अपने जन सुराज अभियान के जरिए राजनीति में उन मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों को सार्वजनिक और वैचारिक विमर्श से प्रभावी बनाएंगे जिन्हें गांधी
गांधीवाद या गांधी मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों पीके को अपनी जन सुराग मुहिम में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कभी भी अपने राजनीतिक दल के गठन की घोषणा कर सकते हैं, जिसका वैचारिक आधार गांधीवाद होगा, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और भारतीयता को आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उम्र कैद या फिर फांसी, यासीन मलिक को दिल्ली की अदालत आज सुना सकती है सजा। तो दोस्तों दिल्ली की एक अदालत आतंकी वित्त पोषण के मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर बुधवार को फैसला सुना सकती है। मलिक को न्यूनतम उम्र कैद और अधिकतम सजाए मौत हो सकती है। इसके अलावा अदालत जुर्माना भी लगा सकती है। तो दोस्तों विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने बताया है कि 19 मई को मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप में दोषी ठहराया था। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश ने NIA अधिकारियों को उनकी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने का निर्देश दिया था, ताकि जुर्माना की राशि निर्धारित की जा सके। इससे पहले 10 मई को मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सामना नहीं करना चाहते हैं। उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। मलिक इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ा जेल में बंद है। तो दोस्तों मलिक पर धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना, उसी के साथ धारा 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने का आरोप है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।